आप सभी लोगों को संविधान दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे वक्ता यहाँ पर राह देखकर बैठे थे। हालांकि ये कार्यक्रम हमें 10 बजे ख़त्म करना था, लेकिन आपने देखा होगा कि कार्यक्रम के स्टार्टिंग में मुझे कार्यक्रम छोड़कर बाहर जाना पड़ा। हमारे 3 अलग अलग जगह से आने वाले टेम्पो सेजल बेन आए हुए हैं। सेजल बेन मंच पर आ जाए और राधेश्याम गौतम जी पर मंच पर आ जाए। हमारे बहुजन संघर्ष मंच के कार्यक्रम में आ रहे 3 टेम्पो आधे रास्ते से रिटर्न हुए हैं। कुछ समस्याएं आई तो उस कारण हम लोगों को अभी ये कार्यक्रम आधा घंटा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 टेम्पो हुए लोगों के टेम्पो तो रिटर्न हुए, लेकिन वो लोग वहाँ रिक्शा से आ गए। अब उनकी जाने की व्यवस्था भी हमें करनी है, तो इसीलिए ये कार्यक्रम आधा घंटा हम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों की व्यवस्था कर उनको सही सलामत घर तक पहुंचा दिया जाए। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष, माताएं, वीरांगनाएं, संतों, गुरुओं को मैं इस क्रांतिकारी भूमि से नमन वंदन करता हूं। और मेरे सामने जो ये बहुजन समाज के लोग आशा उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी आशावंत और उम्मीद रखने वाले लोगों को मैं जय भीम, जय सम्राट, जय गाड़गे, जय आदिवासी, जय माता फातिमा से कहकर अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, हमारे गुरु हमारे सामने हैं, तो गुरु से मिलने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये सीखा है कि हम कभी भी किसी की नेगेटिव बात ना रखें, हम हमारी पॉजिटिव बात रखें कि हम कहना क्या चाहते। सीधी बात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, जब भारतीय संविधान लागू होने वाला था उसके एक दिन पहले की आप जब वॉल्यूम नंबर 40 पढ़ेंगे तो उसमें वो बाबा साहब का स्पीच है। उसमें बाबा साहब ने लोकतंत्र पर बात कही है, और 40वां वॉल्यूम जैसे ही खत्म होता है उसमें आखिरी स्पीच है, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो भी लोकतंत्र पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के दिन एक बात कही, इस बात को हमें समझना होगा कि ये संविधान हमने बनाया अच्छा है, लेकिन ये कितना कारगर होगा इनको चलाने वाले लोगों पर आधारित है कि ये संविधान हमारे देश के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक अपना मानवीय मूल्य कैसे पहुंचाता है। अगर इसको चलाने वाले लोग बेकार रहे तो ये संविधान कितना भी अच्छा हो, ये कारगर नहीं होगा, और ये संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन उनको चलाने वाले लोग अच्छे रहे तो ये दुनिया का सबसे बेहतर संविधान होगा। साथियों, संविधान जब बना तो उसको लेकर हमारे लोगों का कहना है कि जब भी बात होती है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो हमारे लोगों ने रट्टा मार के रखा है कि 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन। लेकिन आपको ये जानकारी मिलेगी, जब ये स्पीच के अंदर मैं पढ़ रहा था, मुझे ये जानकारी उस स्पीच के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलकर लिखकर गए कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 9 दिसंबर 1946 को बन गई थी। संविधान सभा तो बन गई थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 8 महीना 21 दिन के बाद 29 अगस्त 1947 को बनी। 8 महीना 11 दिन ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी। 8 महीना 11 दिन इस देश के अंदर ये कोशिश हुई कि भारत के अंदर ऑलरेडी एक संविधान लागू है, उसको लागू कर दिया जाए। आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम उस महापुरुष की संतान है जिसको महाराष्ट्र के उस समय के लोगों ने जो चुन कर गए थे, उन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा और कहा कि डॉक्टर आंबेडकर जब तक ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर नहीं आते, इस देश का संविधान संपूर्ण तरीके से तैयार होने वाला नहीं है। उसके बाद 8 महीना 21 दिन के बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और वो बनने के बाद आपने देखा 2 साल 2 महीना 27 दिन के अंदर ये
संविधान बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सामने रखा। ये जब बन रहा था तब भी बहुत सारे सवाल थे कि संविधान बनाने वाले लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत खर्चा करा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्पीच में उसका भी जवाब दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान 4 महीने में बना। कनाडा का संविधान जो है वो 2 वर्ष 5 महीने में बना। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो 9 वर्ष में बना। दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो 1 वर्ष में बना। भारत के संविधान को 2 वर्ष क्यों लगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर समझाते हैं जिन अमेरिका को 4 महीने में संविधान खत्म किया उसमें केवल 7 अनुच्छेद है। जिस कनाडा ने 2 साल 5 महीने में खत्म किया उसके अंदर 147 अनुच्छेद ही है। जिस ऑस्ट्रेलिया ने 9 साल लगाए संविधान बनाने में उसके अंदर 128 अनुच्छेद है। और जिस दक्षिण अफ्रीका ने 1 साल लगाया उसके अंदर 153 अनुच्छेद है। और जिस भारत के संविधान को बनाने में हमें 2 साल 22 महीने 27 दिन लगे उसके अंदर हम लोगों ने 395 अनुच्छेद रखे। और इस अनुच्छेद को रखते वक्त अलग अलग जगह से 7,500 से ज्यादा सुझाव आए। वो 7,500 में से 2500 से ज्यादा सुधारों पर डिस्कशन और डिबेट होकर एक आर्टिकल हमने पारित करवाया है। अमेरिका का जब संविधान बना तो उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने रखा और पास हुआ। हम लोगों ने अलग अलग 7,000 अलग अलग सुझावों को पार करते हुए 395 आर्टिकल्स लगाकर इस देश के संविधान को दिया है। इसीलिए हमें समय लगा। उस समय एक निजामुद्दीन अहमद कर एक उस समय के मुस्लिम नेता थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ बोला। देखिए मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, किस महापुरुष की संतान है। जिस नजरुद्दीन अहमद ने इतना सारा कहा, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में कहा कि मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। हम भारत के अंदर हर व्यक्ति को विरोध करने का भी अधिकार देना चाहते थे, उन्होंने मेरा विरोध किया, उनका विरोध भी मुझे स्वीकार्य है क्योंकि ये अधिकार हम संविधान में देना चाहते हैं। और हमारा विरोध कोई कर ले हम हमारी एड़ी चोटी लगा देते, इसको तो देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र पर जो लास्ट बात की है उसको आप जाकर पढ़ना। जो 40वें वॉल्यूम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात की उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा। गुरुजी वॉल्यूम एंड स्पीचेस का कंटिन्यूस रीडिंग करते हैं, चेतन भाई करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। जब गणराज्य था तब था, उसके बाद भारत के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और भारत में लोकतंत्र के सामने अगर सबसे बड़ी कोई विडंबना है तो वो विडंबना है कि भारत के अंदर 6,743 जाति। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। हम कहते हैं ना लोकतंत्र बचाएंगे, ये बुक बताते हैं लोकतंत्र बचाएंगे, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लोकतंत्र का मतलब वो होगा जिसमें समाज के देश के हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करने का भाव होगा, उसके साथ चलने की हमारी हिम्मत होगी, उसको सुनने का अधिकार होगा, उसको इस देश में सभी चीजों पर समान अधिकार होगा, ये हम मानने के लिए तैयार हो। अगर मेरे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी जाति जानने की मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है उसका धर्म जानने की जिज्ञासा मुझ में पैदा नहीं होनी चाहिए। जब ये जिज्ञासा पैदा होनी बंद हो जाएगी उस दिन भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तब तक भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही कठिन चीज होगी। और उसी स्पीच के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात कही कि अगर भारत का लोकतंत्र खत्म हुआ तो हे अछूतो तुम्हारा अस्तित्व खत्म होगा। ये दोनों बातों को रिलेट करके सोचो।
बाबा साहब एक समय कह रहे हैं कि जाति जो है, जाति के वाड़ों में बंधे रहना है, धर्म के वाड़ों में बंध कर देखना है, ये लोकतंत्र को नुकसान करता है। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र खत्म हुआ तो आपका अस्तित्व खत्म होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप जातियों में बटे रहेंगे, अगर आप धर्मों के आधार पर लड़ते रहेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म होगा। ये सीधी सिंपल बात है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और खतरनाक लोकतंत्र को लेकर कही, भगत सिंह ने भी ये कही। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन इस देश की राजनीति के अंदर धर्म को औना बना दिया जाएगा, धर्म के आधार पर राजनीति करने की मंशा खड़ी होगी, उस दिन इस देश के जो शासक होंगे वो लोग इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेंगे। ये 18 जनवरी 1938 में वॉल्यूम स्पीचेस में बाबा साहब ने लिखा है। उसी तरह भगत सिंह कहता है कि मैं ऐसे सपनों का भारत देखना चाहता हूं जहां धर्मों के आधार पर राजनीति की कोई जगह नहीं होगी। आज हम लोकतंत्र की बात करने वाले लोग क्या हमारे दिमाग से धर्म और जाति की जो बेड़ियां हमने बना के रखी है उसको तोड़ पाए क्या? ये कार्यक्रम भाषण देने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं रखा है। ये कार्यक्रम आपकी सोच को बढ़ाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। हम लोकतंत्र की बात करें, क्या मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति का टैग हटाने की मेरी हिम्मत हुई? मेरे साथ पढ़ाने में बिल्किस बानो मेरी बहन है। हम लोग रविवार को बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं, आके जरा देखिए, पूछिए उनका क्या धर्म है, क्या जाति है, आपको जवाब मिलेगा। हम जिंदगी में, मैं बिल्किस बहन और मदन भाई से एक बार कहता हूं कि अगर कल मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है, इतना तो काम करके मरे कि मुंह दिखाने लायक हो गए हैं। तो आपको भी यही कहना चाहता हूं कि आपको बच्चों को मुंह दिखाने के लायक बनिए। साथियों, बहुजन संघर्ष मंच का ये कार्यक्रम है। हमने बहुजन संघर्ष मंच के माध्यम से जो सारे वक्ताओं को मैं समय नहीं दे पाया हूँ, राधेश्याम गौतम जी को बोलने का मौका नहीं मिला है, हमारे कमलेश मौर्य जी को बोलने का नहीं मौका मिला है, मेरी बहन जो वराछा से आई उनको बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमें ये कार्यक्रम को जल्दी समाप्त भी करना है। साथियों, संविधान के अंदर आप अगर देखेंगे तो आर्टिकल 14 में मूलभूत अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर बात करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में ऐसा तो क्या है कि हमें उस पर गर्व करने की जरूरत है। तो आर्टिकल 14 के अंदर सबसे बड़ा एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है कि हमें कायदा, जो कानून है उसके समक्ष समानता मिलेगी। वो काला होगा, गोरा होगा, ऊंचा होगा, भटका होगा, पतला होगा, मोटा होगा, दाढ़ी वाला होगा, बिना दाढ़ी वाला होगा, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसको कानून के समक्ष समानता मिलेगी। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? तो कानून के सीधी, हम शांतिभाई एक बात कहते थे कि नरेंद्र मोदी पण मर्डर करे तो 302 दाखल थाय અને અરુણ જોગડીએ મર્ડર કરે તો 302 દાખલ થાય। આને કાયદા સમક્ષ સમાનતા કહેવાય। सीधी सिंपल वस्तु, इसको क्या बोलते हैं? कानून के समक्ष समानता। आपको बताऊं, चीन जैसा इतना बड़ा देश है, चीन के अंदर आज भी कानून के समक्ष समानता नहीं है। वहां के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है और तिब्बत है, उन लोगों को कानून के समक्ष आज भी समानता नहीं है चीन जैसे देशों में। आपको बताता हूं, उत्तर कोरिया के अंदर क्लास सिस्टम है। वहां 3 प्रकार के लोग हैं। उनमें से जो सेकेंड और थर्ड क्लास के लोग हैं, उनको आज भी कानून के समक्ष समानता नहीं है। इजराइल देश है, इजराइल देश ने एक एक्ट बना के रखा है, नेशन स्टेट लॉ 2018। उसमें क्या है कि इजराइल को लेकर कोई भी कानून बनाना होगा या कोई भी निर्णय लेना होगा तो केवल यहूदियों को ही अधिकार होगा कि वो कायदे के साथ समानता रह पाए। वो जो अरबियंस लोग हैं उनको समानता नहीं होगी। विश्व के बहुत सारे आज भी ऐसे देश हैं जिसके अंदर आज भी, जैसे कि अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, कहने के लिए महिलाओं के लिए कायदे के समक्ष समानता है, लेकिन अफगानिस्तान भी आज भी महिलाओं को कानून के समक्ष समानता नहीं दे पाया। और वहीं भारत के अंदर आज विकसित देशों में जो समानता नहीं दी, वो भारत के संविधान ने हमें समानता दी है। दूसरा आर्टिकल 15 क्या है? कोई भी व्यक्ति होगा, उसके आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आंदोलन को, ये आर्टिकल को पढ़ते तो आपके दिमाग में क्या आता है?
ये आर्टिकल जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर आता कि भारत के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के चले तमाम आंदोलनों को आर्टिकलों के अंदर पिरोया गया है। ये आर्टिकल अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इसके अंदर सदा तलाव का सत्याग्रह दिखता है, मुझे कालाराम मंदिर का सत्याग्रह दिखता है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव इस देश में नहीं किया जा पाएगा। तो जो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लोगों ने पत्थर खाए ना, वो पत्थर खाने वाले लोगों को कानूनी अधिकार इस आर्टिकल के अंदर मिला कि आपके साथ कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता है। थोड़ा भी मुंह टेढ़ा करके कुछ बोलता है, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आप लोग गुजर देते हो ना, हमारे पास आते हो ना कि साहब फरियाद से, तो अधिकार कैसे आया? 2500 साल से जिस छुआछूत का कोई सॉल्यूशन नहीं था, एक आर्टिकल ने उस सारी छुआछूत को खत्म किया। आर्टिकल 17 कितने लोगों ने पढ़ा भाई? कितने लोगों ने पढ़ा? हमारा आधार कार्ड होता है, सरकार कहती है आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो आधार कार्ड को हम 10 बार पढ़ते, मारू नाम तो बराबर से ना। और जिस आर्टिकल से हमें अधिकार मिला है उसे हम पढ़ते नहीं और बचाने निकल पड़ते हैं। इसीलिए हमने क्या विषय लगाया कि संविधान को समझे बिना संविधान को बचाया नहीं जा सकता। इसके बाद साथियों, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, मैं सीधा आर्टिकल 19 पर आने की बात करता हूं। आर्टिकल 19 जो है, वो आर्टिकल 19 को मैं अगर आंदोलन के तौर पर देखूं, अगर एडवोकेट के तौर पर देखूं, तो ये बहुत बड़ा अधिकार है, बोलने का अधिकार। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ये अधिकार देने से पहले हमारे लोग मूंगे थे क्या? बात नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। आर्टिकल 19 जो है वो बातचीत करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 जो है देश में सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी देश के सबसे ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का अधिकार है। और ये अधिकार कहां से आया? ये अधिकार को अगर आप देखते तो आपको कौन सा आंदोलन दिखना चाहिए? मेरे बाजू में जो सम्राट अशोक के द्वारा खड़ा किया ये पिलर आज खड़ा है ना, ये आर्टिकल 19 पढ़ते हुए मुझे गर्व का एहसास है कि मेरा इतिहास मेरे बाजू में खड़ा है। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा को कहा था कि अगर इस गांव का कोई चपरासी भी होगा, वो अगर मुझे शासन चलाने के लिए सलाह देना चाहता है तो मेरे शयन कक्ष में आकर कभी भी मुझे सलाह दे सकता है। इतना बड़ा राजा हमारा था। ये अधिकार कहां से आया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो अधिकार लिखा वो कहां से लिखा? ये सम्राट अशोक से अधिकार दिया। इस देश के अंदर जिन अछूतों को, बहुत सारे समाज के लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, साहू जी महाराज ने दिया। साहू जी महाराज ने अधिकार दिया। आर्टिकल 19 के अंदर भी आपको ये अधिकार दिया गया कि आप देश के कोई भी कोने में जाकर अपना व्यापार कर सकते हो, आप रह सकते हो, आप चल सकते हो। ये अधिकार कहां से आए? ये अधिकार अगर आप पढ़ते हो तो आपको साहू जी महाराज का आंदोलन सामने दिखना चाहिए। और ये दिखता है ना तो भाई आम्बेडकरवादी कहने लायक हम बने हैं। वरना गुरुजी कहते हैं, बहुत जबरदस्त मुझे वो चीज लगती है, जय भीम। देखो ना केवल नारा लगाने के से कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यक्रम में बाबा साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात कही, मुझे आज भी वो चीज मुझे हमेशा याद रहती है। बाबा साहब आम्बेडकर के पास एक कार्यकर्ता आया और बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर मैं समाज का कुछ भला करना चाहता हूँ। तो बोले क्या कर सकते हो? तो बोले बाबा साहब आम्बेडकर आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो बाबा साहब ने उसको बोला कि पहले एक काम करो, पहले मूंगा रहना सीखो, चुप रहना सीखो, मुंह बंद रखना सीखो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। तो ये अधिकार जो है ना, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बार बार कहता हूँ कि हमें बहुत कुछ चुप रहकर पढ़ने की जरूरत है, पढ़कर हमें समाज को बताने की जरूरत है। एक जो अधिकार है मैं उस पर बात कर फिर अगले जो स्टेप पर मुझे जाना, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 से 30 का जो अधिकार है वो क्या अधिकार है? वो देश के अंदर रहे तमाम धर्मों को अधिकार देता है,
कि वो अपना बुद्ध विहार बना सकता है, वो मस्जिद बना सकता है, वो मंदिर बना सकता है, वो चर्च बना सकता है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, वो प्रचार करने के लिए ऐसे मीटिंगों में जा सकता है। ये अधिकार किसने दिए? आर्टिकल 25 से 30 के अंदर अधिकार दिए। जिस आंदोलन के अंदर क्रिश्चियनों की बहुत ज्यादा कमी रही उसको भी अधिकार मिला, जैनों की बहुत कमी रही उसको भी अधिकार मिला, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया तो हम हिंदुओं को भी अधिकार मिला। तो इस देश का संविधान जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जब बाबा साहब अम्बेडकर उस समय संविधान सभा में भाषण दे रहे थे, तब वहाँ त्रिपाठी कर एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बात कही कि भले ही मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर आम्बेडकर ने जो काम किया है, इसका लाभ सबसे ज़्यादा हम ब्राह्मण समाज के लोगों को मिला है, क्योंकि हम लोगों को केवल मंदिर में घंटी ही बजाना पड़ता था। अब हम भी शिक्षा की नौकरी में काम पा सकते हैं, हम भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा उस समय उन्होंने कहा। इस देश में सबसे ज़्यादा उस समय वो त्रिपाठी जी को माना जाता था, ब्राह्मण समुदाय से थे। उन्होंने कहा कि ये संविधान हम सभी लोगों का है, लेकिन हमारी एक समस्या क्या है पता है? इस संविधान को हमने दलित बना दिया है। ये संविधान को हमने दलित बना दिया है, और अगर ये दलित बन गया है ना, तो उसका सबसे मुख्य कारण हम लोग हैं। सबसे मुख्य कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, केवल एक ही चीज जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। लेकिन उसमें क्या है? अगर किसी अन्य व्यक्ति को समझाना है, ओबीसी के लोगों को समझाना है, तो क्या है? तो हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी है बाबा साहब ने बनाया। तो जब उसको ओबीसी के लोगों को सुनने में आता है कि बाबा साहब ने बनाया, तो वो समझ, अच्छा दलितों के लिए कुछ होगा। तो इस संविधान का दलितीकरण करने का सबसे घिनौना काम हम लोगों ने किया। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। साथियों, इस देश की स्थितियों को मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। बाबा साहब ने जिस लोकतंत्र की बात की, उसमें बाबा साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात कही कि इस देश का लोकतंत्र कहां कैसे सुरक्षित होगा। उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में जो इलेक्शन है, चुनाव है, अगर वो चुनाव है वो स्वतंत्र तौर पर होगा, किसी के प्रभाव में नहीं होगा, तो जाकर वो लोकतंत्र प्रस्थापित करने का काम कर सकता है। अभी यहां आप ध्यान से सुनो। 2023 में मार्च में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त, मुख्य आयुक्त होगा और आयुक्त कमेटी होगी, वो आयुक्त और मुख्य आयुक्त कमेटी जो है वो सत्ताधारी पक्ष तय नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या है? जो पार्टी सत्ता में होगी वो चुनाव आयोग के कमिश्नर और चुनाव आयोग की कमिटी को रिकमेंड नहीं कर पाएगी। जब ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ये जजमेंट दिया, और उसके जो चीफ जस्टिस, उसके जो जज थे जोसेफ, जो उन्होंने कहा कि अगर ये लोकतंत्र हम बचाना चाहते हैं तो लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव तंत्र को सत्ताधारी पक्ष के प्रभाव से दूर रखना पड़ेगा। ये मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 9 महीने के बाद 29 दिसंबर 2023 को सरकार एक नया एक्ट लेकर आई, सीईसी अपॉइंटमेंट बिल 2023। उसमें भारत के चीफ जस्टिस को ही उस कमेटी से बाहर कर दिया। जिस जज ने कहा कि भारत का सत्ताधारी पक्ष चुनाव आयोग का कमिश्नर और कमेटी तय नहीं कर सकता, सरकार ने कानून बनाया केवल 9 महीने के बाद, और उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उस कमेटी के बाहर कर दिया। और किसको रखा? 3 लोगों को रखा, एक सत्ताधारी पक्ष, एक विरोध पक्ष का नेता, और तीसरा कौन होगा? एक कैबिनेट का नेता। और कैबिनेट का नेता कौन का होगा? किसका होगा? सत्ताधारी पक्ष का होगा। मतलब बहुमती सत्ताधारी पक्ष की होगी, तो चुनाव आयोग का कमिश्नर कौन होगा? चुनाव आयोग की कमेटी कौन तय करेगा? सत्ता पक्ष करेगा। तो ऐसे लोकतंत्रों को खत्म करने का काम किया गया। बताइए, यहाँ पर गमछे लेकर आम्बेडकरवाद के नारे लगाने वाले, मूंछों पर ताव देने वाले, भूगोल और इतिहास को बदलने की बातें करने वाले, बताइए इस चीज की जानकारी समाज के अंदर जाकर हमने दी क्या? उससे भी खतरनाक एक चीज ये हुई, आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए।
बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अगर कोई आदर्श तो मैं मानता हूँ तो भारतीय मीडिया को मानूंगा। लोकतंत्र के लिए अंदर मीडिया जो है ना वो विरोध पक्ष से भी ज्यादा मजबूत काम करेगी। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या मतलब है? विश्व के तमाम जितने भी देशों के अंदर मीडिया है वो मीडिया कितना अच्छी तरीके से और कितना सही तरीके से रिपोर्टिंग करती है, उस पर इंडेक्स आया। 180 देशों के अंदर से भारत का 161वां नंबर था। प्रेस फ्रीडम, पत्रकारों को मिली स्वतंत्रता की सरकार से सवाल पूछ सके, उसका आंकड़ा आया 180 देशों की लिस्टिंग में भारत 161वें नंबर पर है। उससे आगे पाकिस्तान है, उससे आगे श्रीलंका है, उसके आगे अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान अपने देश में कायदा समक्ष समानता नहीं दे पाया, वो अफगानिस्तान भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे आगे है। बताइए इस देश में मीडिया की स्वतंत्रता की क्या हाल है? लोकतंत्र पर बात करनी है ना। इससे आगे एक बहुत जबरदस्त बात यह आई कि अगर मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हुई तो एक और रास्ता खुल जाता है कि संसद का रास्ता खुलता है। भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ 2030 के अंदर 146 पार्लियामेंट जो है वो आउट कर दिए गए, निलंबित किया गया सत्रों से। शीतकालीन सत्र जब चला 146 एमपीज को संसद के बाहर धकेल दिया गया, निलंबित किया गया। बताइए इस देश के अंदर लोकतंत्र की क्या हालत है? इतनी गंभीर परिस्थिति में हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को नारा लगाना है जय भीम, जय सम्राट, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। तो इससे कुछ नहीं होगा। ये बहुजन संघर्ष मंच हमने बनाया क्यों है? इस संघर्ष का मतलब क्या है? ये वैचारिक संघर्ष के लिए हमने बनाया है। आप इस बस्ती में जन्मे, इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आप इसी बस्ती में मर गए ना आपके बच्चों के साथ, तो आप इसके दोषी थे। आपके विचारों को स्वतंत्र बनाइए। आप जो है ना, ये नली जो की गंदगी है वो सूंघने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। कोई जन्म से यहाँ मजदूरी लिखकर नहीं आया। हम लोगों को इस मानसिक गुलामी से संघर्ष करना है, इसीलिए हमने बनाया बहुजन। इसके अंदर संघर्ष शब्द हमने ऐड किया। ये जब नाम चला तब कार्यकर्ताओं को पता, 1 महीना केवल नाम ही सोचते रहे कौन सा नाम रखा जाए। और ये मंच जो है संगठन नहीं है, ये मंच बनाया कि अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग आकर हमारे साथ बैठे। और आज हमें बड़ी खुशी के साथ मैं कहता हूं, आज इस कार्यक्रम के अंदर 42 संगठनों को हमने इकट्ठा करके रख दिया। 42 संगठन आज बहुजन समाज के हमारे साथ है। इसमें मेरे आदिवासी समुदाय के लोग भी है, इसमें ओबीसी समुदाय के लोग भी है, इसके अंदर माइनॉरिटी समुदाय के लोग भी है, इन शेड्यूल कास्ट के अलग अलग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। ये हमने करके दिया। ये कैसे दिया भाई? नारा लगा के नहीं दिया, नाच गाना करके नहीं दिया। जब रांदेर के अंदर हमारा कार्यक्रम प्रबोधन का चलने लगा ना, तो 2-3 स्पॉट से मेरे और चेतन भाई के पास लोग आए और कहे, गुजराती में कहता हूँ, कॉर्पोरेटर साहब से ना 14 एप्रिल में नाचवा माटे फ्री में डीजे लगाड़ी आपे छे। कॉर्पोरेटर साहब 14 अप्रैल में डांस करने के लिए फ्री में डीजे लगाने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अभी तक तो हमारा समाज केवल रिएक्शन ही करता था, वो कुछ करते थे हम रिएक्शन करते थे। पहली बार समाज में हमने स्थिति खड़ी की है, हमने एक्शन की, उनको रिएक्शन करना पड़ा। ये रिएक्शन क्यों करना पड़ा? ये मेरी औकात नहीं है, यहाँ बैठे किसी कार्यकर्ता अकेले की औकात नहीं है, ये हमारे साथ आने की ताकत है। ये 5 उंगली जो है ना, ये 5 उंगली कुदरत ने भी अलग अलग बना कर रखी है, कुदरत ने भी अलग अलग बना के रखी है, लेकिन जब ये मुट्ठी हो जाती है ना, तब ये सभी एक समान हो जाती है, उनकी एक समान स्थिति हो जाती है। तो साथियों, ये काम हमको करना है। और 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ साथियों। समानता की बात की जा रही है इस देश के अंदर, हम सबको समानता देते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रजिस्टर ब्यूरो का 2023 का डाटा आया,
हर 9 मिनट पर शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटी की घटना होती है, हर 40 मिनट के बाद आदिवासी के साथ एट्रोसिटी की घटना होती है। कौन सी समानता भाई, कौन सी समानता इस देश के अंदर स्थापित हो पाई है? माइनॉरिटीज के साथ बैठे ना, तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग। बैठो बैठो। माइनॉरिटीज की जो कॉलम है, इसको लेकर बहुत सालों से एक विरोध खड़ा किया गया कि एनसीआरबी का जो डेटा है उसके अंदर धार्मिक आधार पर हुए अत्याचारों को भी ऐड किया जाए। 2005 में ये देखो, हमारी यही गलती है। एक आदमी आता है ना, हमारा पूरा इधर का उधर करके चला जाता है, इतनी हमारी ताकत है। लड़ने चले हम, एक आदमी आकर आपका कार्यक्रम खराब कर सकता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं। जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ, पत्थर का है, लेकिन बाबा साहब के लोगों ने पत्थर नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया। क्यों हाथ नहीं उठाया? बाबा साहब जानते थे हाथ उठाने से काम होने वाला नहीं है, ये समय हो चुका है कि कलम उठा ली जाए, कलम उठा ली जाए, ये समय हो चुका है। मैं मेरे लोगों को बार बार एक उदाहरण देता रहता हूँ। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में हमारा कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम के जब कार्यक्रम लगा तो वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों का विरोध था। वो कह रहे थे अगर यहाँ आएंगे तो हम डंडा लेकर आएंगे। तो हमने कहा, मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्या है, तो बोला चलते हैं चलो। जब हम वहाँ पर गए तो उन लोगों ने कहा अगर आया तो तलवार लेकर आएंगे। बोला हम तलवार लेकर नहीं जाएंगे, उसको बोलो हम तोप लेकर जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं ने उनको बोला, और पुलिस को भी ये कहा कि पुलिस हमारे बहुत सपोर्ट में थी। पुलिस के सामने उनको कहा कि हम तो तोप लेकर आएंगे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो जो लोग विरोध कर रहे थे उनको मैंने कहा आपके विरोध करने का अधिकार तो मुझे एक्सेप्ट है। तो बोले कि तुम तोप लेकर आने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो मैंने अपनी जेब से कलम निकाली और कहा ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, ये फांसी पर चढ़ा भी सकती है और फांसी पर चढ़ने वाले को बचा के लाकर नेता भी बना सकती है, इस देश का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। ये तोप है। तो हम लोगों को रुख पर विश्वास रखना है। साथियों, आपको आगे कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस देश के अंदर 840 ऐसी घटनाएं क्रिश्चियनों के साथ हुई है कि जिनमें पादरियों की हत्याएं हुई है। कन्वर्सेशन के नाम पर उन पर हल्ला बोला गया और उनकी हत्याएं हुई है। 50 ऐसे बड़े मॉब लिंचिंग मुसलमानों के इस देश के अंदर हुए। वो 50 मॉब लिंचिंग में उनकी हत्याएं हुई है। वो मामले इस देश के अंदर बन रहे हैं। मैं डराने के लिए, उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको लोकतंत्र की हालत में आज पड़ा है वो समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कह दिया कि मेरे बाजू में अगर बिल्किस बेन बैठी है तो मुझे उसके धर्म जानने की उत्सुकता पैदा नहीं होनी चाहिए, तो उठो यहाँ से, कसम लेकर निकलो कि आज के बाद हम किसी को धर्म और जाति नहीं पूछेंगे। हम घर पर जाएंगे तो जाति को रास्ते के बीच में ही फेंक के जाएंगे। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति को जाति, अपने लोगों को जाति बताने का काम नहीं करेंगे। साथियों, ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के अंदर आपको एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, लंबा समय हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम था। बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम के अंदर एक बुजुर्ग महिला जो है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हार लेकर आती है। वो हार लेकर आती है और बाबा साहब को कहती कि बाबा साहब मुझे आपको हार चढ़ाना है। तो बाबा साहब पूछते हैं कि तुम क्या काम करती हो? तो महिला कहती है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटती हूँ, लकड़ियाँ काट के उसको बेच के आपके लिए हार लेकर आई। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तुम मुझे हार पहनाना आई, उससे अच्छा होता कि ये जो कार्यक्रम है उसके अंदर तुम प्रवेश फी भर के इस कार्यक्रम में बैठती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी मूर्तियों पर हार चढ़ाने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि समाज की जो मूवमेंट चल रही है उसके अंदर मैं अपना बुद्धि, पैसा, हुनर, श्रम और समय लगाऊं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात कही कि ये आंदोलन जो है ये आपका आंदोलन है, कोई आकर चलाने वाला नहीं है। अगर ये आपका आंदोलन है तो आपको एक बात को ध्यान रखना होगा
कि ये आप ही के कंधे से चलेगा, दूसरों के कंधे पे तो केवल जनाजा ही जाता है। अगर आंदोलन चलाना है तो आपके कंधों को मजबूत कर कर ये आंदोलन चलाना होगा। इसके अंदर पसीना भी आपका होगा, इसके अंदर समय भी आपका होगा, इसके अंदर पैसा भी आपका होगा, तब ये आंदोलन चलेगा। अगर इसके अंदर आपका पैसा नहीं होगा, इसके अंदर अगर आपका समय नहीं होगा, अगर इसके अंदर आपका पसीना नहीं होगा, तो याद रखिए कि आप बिक चुके हैं। तो आंदोलन को ना बिकने देने की क्या शर्त है? उसके अंदर खुद का पैसा, हुनर, बुद्धि, श्रम, समय लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये लोग जो बैठे हैं ना, बहुजन संघर्ष मंच के कार्यकर्ता जो बैठे हैं यहाँ पर, और लोग बैठे हैं, पूछिए हर महीना जाकर घर से पैसा लेते, लाओ पैसा। प्रवीण भाई बैठे हैं, माँ का ऑपरेशन था, प्रवीण भाई बैठे हैं, माँ का ऑपरेशन था, घर में 500 रुपया ही था। जब मैं गया, बहन से बात हुई तो प्रवीण भाई ने 200 रुपया निकाल कर जब मुझे दिए तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये आंदोलन कभी बिकने वाला नहीं है। जिस घर के अंदर माँ बीमार हो, 500 रुपया पड़े और व्यक्ति अगर मुझे 200 रुपया दे रहा है तो ये आंदोलन बिकने वाला नहीं है। विमला ताई की बात करता हूँ। विमला ताई की हालत क्या थी कार्यक्रम में मुझे पता है। विमला ताई की हालत क्या थी? उनका बेटा जहरी मलेरिया में था, उनका दियर सीरियस था आईसीयू में, उसके बाद वो भी बीमार हुई। और वो कार्यकर्ता यहाँ आकर, उनका घर कभी नागसेन नगर जाके देखना, नागसेन नगर जाके देखना कभी। वो कार्यकर्ता जब यहाँ आकर जेब से 2000 निकाल कर मुझे देता है तो मुझे ये विश्वास होता है कि ये आंदोलन कम से कम हम बिक जाएंगे तो भी ये आंदोलन बिकने वाला नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को ये बार बार कहता हूँ। आज मेरे गुरु भी इस मंच पर है, मैं गुरु से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुजन संघर्ष मंच पर अरुण जोगड़िया का कॉपीराइट नहीं है। बहुजन संघर्ष मंच के सामने अरुण जोगड़िया की कोई औकात नहीं है। आप लोग कभी भी मंच पर आओ या कार्यक्रम में जाओ तो ये कहना बंद कर दो कि सब अरुण जोगड़िया ने किया, अरुण जोगड़िया ने किया। अगर मैं बिक गया ना तो तुम्हारा क्या होगा अभी सोच लो अभी से। हमारे समाज में लोग बिकते क्यों है? हम उसको पंप मार देते ना, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता लगता है कि अब मैं बिक सकता, वो बिक जाता है। इसीलिए बहुजन संघर्ष मंच में हमने ये नियम बना के रखा है, किसी भी व्यक्ति के नाम से प्रशंसा मंच पर नहीं करनी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ साथियों, ये आंदोलन भी आपका है, ये कार्यक्रम भी आपका है, ये अधिकार भी आपकी बात के हो रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं ना, ये डिवाइडर देख रहे हैं सब लोग, ये डिवाइडर के बीच में जो पौधे हैं ना, ये पौधे का कॉन्सेप्ट किसका है? ये सम्राट अशोक का कॉन्सेप्ट है। इस संविधान के अंदर महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए स्पेशल स्कीमें लागू करनी पड़ेगी और उनको स्कीमें लागू करने के बाद उनके लिए हमको स्पेशल अलग से फंड अलॉट करना पड़ेगा। ये भारतीय संविधान के अंदर अधिकार आए कहाँ से आए? ये सम्राट अशोक का है। कमलेश भाई, आप उस समाज के वंशज हैं तो गर्व के साथ कहिए, हमें किसी और जगह से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज के अंदर जो लोग ने काम किया उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। रविवार को समय निकाल के निकलिए आप। गुरुजी मुझे एक बात कहे, मुझे जब वो बात जब भी मैं सुनता हूँ मुझे शरीर में कंपन आ जाती है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति वैचारिक स्तर पर सबसे टॉप लेवल का आदमी रहा तो तथागत गौतम बुद्ध थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, लेकिन उनको भी जब अपना ज्ञान देने का समय आया तो उनको भी 650 किलोमीटर चलकर सारनाथ जाना पड़ा। 5 लोगों को समझाने के लिए 650 किलोमीटर तथागत गौतम बुद्ध को भी चलना पड़ा। और हम सोचते हैं कि बाजू वाले को जाकर समझा दे और मूवमेंट का काम हो गया, जय भीम। ऐसा नहीं होगा। ये कार्यकर्ता मेरे उधना के जो साथी है, ये जो आज ये बच्चों ने काम किया है ना, 20-22 लोगों ने, और यहाँ की बुद्ध विहार की कमेटी ने, ये घर घर लोगों के पास जाकर आए, ये घर घर जाकर आए और घर घर जाकर आने के बाद मैं इनको केवल एक ही चीज पूछता था, कैसा रहा? तो वो बताते थे बहुत सारी जगह विरोध हुआ, बहुत सारी जगह समर्थन मिला, लेकिन अब समझ में आता कि सही में बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन घर घर जाने से ही सफल होने वाला है। चरत भिक्षे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चलते रहना होगा, विचार का प्रचार प्रसार करना होगा, समानता का प्रसार करना होगा। अगर हम समानता का प्रसार कर देंगे तो असमानता अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें उसके लिए असमानता को गाली देने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ना 14 साल लात खाने के बाद सीखा,
14 साल नेशनल लेवल पर गया, बहुत कुछ किया, और 14 साल के बाद जब लात पड़ी ना तो समझ में आ गया गलत था मैं। तो मैं कार्यकर्ताओं को भी यही कहता हूँ। और साथियों, ये कार्यक्रम जो हुआ, इस कार्यक्रम के अंदर लोगों ने घर घर जाकर 1-1, 2-2 रुपया भी निकाले हैं। लोगों ने 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया भी दिया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो हम 2000, 5000, 10,000 खर्चा करते हैं ना। हाँ, हमारे लोग व्यसन मावा का घसते हैं। मावा, वो मावा शायद 10 रुपये का, कितना 10 रुपये का आता होगा, 10 रुपये का आता है। 1 महीने का कितना हुआ? 360। 1 महीने का कितना हुआ? 300 रुपया। 12 महीने का कितना हुआ? 3600 रुपया। जो समाज 3600 रुपया थूकने के लिए यूज करता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के अंदर 50 रुपया देके कहता है मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। तो समाज को समझना होगा, थूकने के लिए पैसे है, समाज के लिए पैसे नहीं। और ये कार्यक्रम के अंदर आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे कार्यक्रम के अंदर हमने कभी भी एक निर्णय लेकर रखा है, हमने कभी भी अपने कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ा फंड कभी नहीं लिया। चेतन भाई मौजूद है, इससे पहले फंड देने वाले लोग 2 लाख रुपया कागज पर लिखते थे और हम चौकड़ी मारते थे कि तुम आ जाना बस। समाज हमारा इतना बड़ा है, ये समाज में मैं मानता हूँ हमारा समाज नशे के अंदर है, मैं मानता हूँ हमारा समाज अशिक्षा में है, लेकिन ये समाज, मैं उत्तर भारतीय लोगों को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, मैं आप लोगों को नमन वंदन करता हूँ कि आप उस कौम में हैं, आप उस कौम से हैं जिन्होंने हम गुजरातियों को क्रांति सिखाई, क्रांति समझाई, और आज मेरे जैसा कोई गुजराती बाबा साहब बोल पाया है। तो इसके लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति भले ही नशे में बैठा है, भले ही नशे में बैठा है, लेकिन उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है कि आज भी वो गरीबी की स्थिति में, नशे की स्थिति में, अशिक्षा की स्थिति में उसने बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा नहीं छोड़ा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मौर्य समाज के लोग सम्राट अशोक का झंडा लेकर निकलते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो वो दिन भी आ गए हैं जब हमारे ओबीसी के लोग भी अपने महापुरुषों की ओर आगे बढ़ चुके हैं। मैं जब महिलाओं को मुस्लिम समाज के अंदर जाता हूं तो बिल्किस बहन और एजाज भाई हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। हमारे आदिवासी समाज के हमारे उमेश भाई आज मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी बुलाता हूं ना, 5 साल से देख रहा हूं, 5 साल से वही स्प्लेंडर रही, आज तक नई गाड़ी नहीं हो पाई, तो दिखता है कंट्रीब्यूशन क्या है। तो बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम के अंदर भी आपको अपना सहयोग करना चाहिए। ये कार्यक्रम में 19,000 रुपया अभी भी कम पड़ रहा है। 49,000 का ये कार्यक्रम था टोटल। इसके अंदर अलग अलग जगह से लोग आए। 3 टेम्पो को हमने आधे रास्ते से हमें रिटर्न करना पड़ा है, और बाकी भी हमारा खर्चा है। 49,000 का ये कार्यक्रम था, उसमें 20,000 जैसा हमको कम पड़ा। तो ये जब कम पड़ा है तो ये आप ही की जिम्मेदारी है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। तो मैं आप सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं समझाता हूँ, यहाँ पर लोन डिफॉल्टर वाला लोगों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर हम 10,000 रुपया की लोन लेते हैं, EMI नहीं भरते, तो क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? बूच मारने वाला। क्या? अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा, बूच मारने वाला। 10,000 रुपये की लोन न भरने वाला व्यक्ति बूच मारने वाला साबित हो जाता है। तो हजारों करोड़ रुपया जिस व्यक्ति के कारण मिला, जिस संविधान के कारण मिला, कभी सोचा कि उसका एक EMI भर दूं? तो हम कितने बड़े बूच मारने वाले लोग हैं, हम कितने बड़े बूच मारने वाले लोग हैं। तो ये बूच मारने वाला जो है ना, हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक होता है लोक अदालत। आओ, आपका कितना भी बड़ा दंड है, आधे पैसे में भर के वो दंड को ख़त्म करो, वो गुनाह को ख़त्म करो। तो ये आज आपकी सामाजिक लोक अदालत है। आपके पास अगर आंदोलन के दिन लिखे 10 रुपया है तो 10 रुपया भी दीजिए, 1 रुपया है तो 1 रुपया भी दीजिए, लेकिन दीजिए। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, जो भी साथी इस कार्यक्रम के अंदर अपना सहयोग कराना चाहते हैं वो सहयोग करें। मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर साथी लोग, BVF के लोग खड़े। तो जो लोग अपना फंड देना चाहते हैं वो लोग अपना फंड दे, और ये कार्यक्रम को 5 मिनट के बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। कोई साथी अगर इस आंदोलन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो हमने उसके लिए अभी 5 मिनट के लिए समय खुला रखा है। हर व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ पर उनका यहाँ पर ब्यौरा रहेगा।
क्या नाम है? नाम क्या है? नाम श्याम बहादुर गौतम जी की ओर से 200 रुपया आया है और हमारे सिंगर ब्रिजेश भाई गौतम की ओर से 500 रुपया आया है। ये है उत्तर भारतीय लोगों का। मुझे बहुत ये होता है कि जब भी समय आता है ये लोग सहयोग करने के लिए सबसे आगे होते हैं। ये बीबीएफ का साथी है। इसका काम क्या है पता है? सुरक्षा करना, मंच की सुरक्षा करना। कार्यक्रम खड़ा रहता है तब से वो खड़ा रहता है। वो आकर अपना 500 रुपया इस आंदोलन के अंदर देना चाहता है। इस साथी का खूब खूब आभार। ऐसे लोगों का हमें ज़रूरत है। लोग आते हैं ना यहाँ पर तो बोलते हैं सुरक्षा के लिए पैसा मिलेगा, और ये पैसा यहाँ पर दे रहे हैं।